नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष द्विवेदी। 14 अक्टूबर 2020 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। आज 4 आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल आपके सामने है द अरब वर्ड एंड द एल्यूसिव टू स्टेट सॉल्यूशन। ये आर्टिकल हमीद अंसारी साहब ने लिखा है। अरब वर्ड की यहाँ पे बात की गई है। जो रिसेंटली अब्राहमिक अकॉर्ड साइन हुए थे उसमें अब्राहम नाम का ये जो शब्द है ये कैसे 3 रिलीजन्स में इंपॉर्टेंट है, कैसे जो ये अरब वर्ड है, पहले ये पूरा का पूरा जो अरब वर्ड था इसको हम नक्शे पे भी देखेंगे। ये पूरा का पूरा आपका ओटोमन अंपायर के अंदर आता था। फिर ओटोमन अंपायर के राज के समय पे ही एक अरब नेशनलिज्म सा उठने लगा और वो ओटोमन की रूलरशिप के से बाहर निकलना चाहते थे। बाद में आप देखोगे आज की डेट में अरब वर्ल्ड के जो 22 कंट्रीज हैं वो सब यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, बट कहीं ना कहीं वहां पे बहुत सी कमियां हैं। वुमेन्स को राइट नहीं दिए गए हैं। वन लीडर, आप कह सकते हो कि एक पर्सन डिक्टेटर की तरह लीड कर रहा है, डेमोक्रेसी नहीं आई है। बहुत सी प्रॉब्लम्स, उनकी आइडियोलॉजिकल क्लैशेस बहुत सारे हैं। उसके चलते जिस स्पीड से इन अरब नेशंस को बढ़ना चाहिए था, प्रोग्रेस करना चाहिए था, उस स्पीड से प्रोग्रेस नहीं कर पाए हैं। और कहीं ना कहीं इनमें इंटरनल स्ट्राइव्स हो गए हैं। पैलेस्टीन के इशू को लेके, ईरान के इशू को लेके, पीएलओ को इशू को लेके। पीएलओ मतलब पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या बताया हमीद अंसारी जी ने यहाँ पे, इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आउटलाइन ऑफ अ पैंडेमिक फाइट बाई एंड फॉर सिटीजंस। यहाँ पे भाई कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको बार बार जो रिपीट किया जाता है ना, वन फॉर्म और द अदर, लेकिन फिर भी ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है रिवीजन के पर्सपेक्टिव से। कोविड-19 के बाद जो पेंडेमिक की फाइट उसमें क्या हो रहा है, कैसे सिटीजन्स आगे लड़ सक रहे हैं, कैसे क्या कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स कहे गए हैं। तो एक बार फिर से देख लेंगे। क्राइसिस इन कॉकेसस, यहाँ पे कुछ 2-3 पॉइंट्स बताए गए हैं, एक दो फ्रेश पॉइंट्स भी हैं तो वो भी देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका स्लिम स्टिमुलस। जो रिसेंटली स्टिमुलस दिया गया है जिसमें जो एलटीसी अलाउंसेस है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, तो उस एलटीसी अलाउंसेस की बजाय नॉन ट्रेवल चीज़ों में उस पैसा को ख़त्म किया जा सकता है, ऐसा सरकार बोल रही है। फिर सरकार ने बोला है कि 12,000 करोड़ रुपए हम स्टेट्स में बांटेंगे, जिसमें 2,500 करोड़ नॉर्थ ईस्ट, 7,500 करोड़ सारी स्टेट्स में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से, और 2,000 करोड़ आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर जो कंडीशंस रखी गई थी उनके हिसाब से। तो यहाँ कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, इनको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका फर्मेंट इन द हर्टलैंड। देखिए, कास्ट राइवलरी चालू हो गई है आपकी यूपी में। कास्ट राइवलरी आपको पता है, इतना बड़ा कांड हो गया, हाथरस गैंग रेप केस, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। तो यहाँ पे आर्टिकल यही बोल रहा है कि कास्ट राइवलरी हो गई है, तो ये जो हिंदुत्व वाली चीज़ें थी, जो हिंदू यूनिटी वाली चीज़ें थी, वो कमज़ोर हो रही हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो सपोर्ट बेस है वो खिसक रहा है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो अब ये तो देखिए पॉलिटिक्स से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो अभी एडिटोरियल में तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा। वैसे तो इस तरीके की चीज़ों में बहुत सा मसाला और मज़ेदार चीज़ें होती हैं सुनने के लिए, लेकिन ठीक है, एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये 2 आर्टिकल्स मैं आज आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा दोस्तों, मैं इनको अलग से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कंसर्टेड अटैक ऑन आरटीआई और कोऑर्डिनेटल होम ट्रूथ। उसका रीज़न बीइंग है कि आज मुझे थोड़ी सी जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं द अरब वर्ड एंड द एल्यूसिव टू स्टेट सॉल्यूशन से। बात की जाए कि अरब वर्ड को एक जियोपॉलिटिकल सेंस में देखा गया है। एक बार मैं आपको अरब वर्ड की यहाँ पे फोटो दिखा देता हूँ। ये आपको नजर आ रहा है, देखिए अरब वर्ड आपको पूरा का पूरा जो नॉर्थ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, और ये जो इधर का पूरा सऊदी अरेबिया, नीचे यमन, ओमान, ये सब जो नजर आ रहा है, ये पूरा का पूरा आपका आता है अरब वर्ड में। अरब वर्ड के बारे में कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो यह देखिए, इन पोस्ट क्लासिकल हिस्ट्री अरब वर्ड वॉज सिनोनिमस विद हिस्टोरिक अरब empires and caliphates. Arab nationalism arose in the second half of the 19th century along with other nationalistic movements within the Ottoman Empire. तो ओटोमन अंपायर के अंदर ही ये अरब नेशनलिज्म नाम का जो फिनोमिना था वो शुरू हो गया था। आप देखोगे ये जो अरब लीग बनी है ये 1945 में बनी है। अगर बात की जाए कि इनके अंदर कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो अल्जीरिया, मोरिटानिया, सूडान, बहरीन, ओमान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सीरिया, टूनिसिया, यमन, कतर, सऊदी अरेबिया, सोमालिया, लिबिया, लेबनान, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इजिप्ट, जिबूती, कोमोरस, बहरीन, ये सारी कंट्रीज हैं आपकी इस अरब वर्ल्ड के अंदर। ओके, तो आप ये देख सकते हो ये अरब वर्ल्ड का नक्शा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बात की जा रही है अरब वर्ड की। अभी ये जो अब्राहमिक अकॉर्ड साइन हुए थे दोस्तों, इसमें जो शब्द इस्तेमाल किया गया अब्राहम, ये जो अब्राहम नाम का शब्द है,
बेसिकली दिस इज अ पैट्रियार्कल थिंग, मतलब इसको एक पैट्रियार्कल एंटिटी माना जाता है सेकेंड मिलेनियम बीसी के लगभग की। और इस अब्राहम नाम के शब्द को एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलीजियस सिग्निफिकेंस मिली है तीन धर्मों में, एक तो जुडाइज्म में, एक क्रिश्चियनिटी में और इस्लाम में। अगर आप जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की बात करो तो 55% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इन तीन धर्मों को फॉलो करती है। तो बात की जाए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, आपको पता है ओटोमन अंपायर हार गया था, खलीफा को उनकी पोस्ट से हटा दिया मुस्तफा केमल अतातुर्क जी ने। उसके अगेंस्ट इंडिया में भी खिलाफत मूवमेंट हुआ था, दुनिया भर के मुस्लिम्स नाराज हुए थे, चलिए वो एक अलग चीज है। वर्ल्ड वॉर वन तक आप कहोगे कि जितने भी अरबिक स्पीकिंग लैंड है वेस्ट एशिया के, नॉर्थ अफ्रीका की जो 22 की 22 कंट्रीज जो कि मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूल की जाती थी ओटोमन अंपायर के दौरान। ओटोमन अंपायर गिर गया, अभी के लिए कंडीशन ये है कि ये 22 अलग अलग कंट्री बन चुकी हैं और ये सारे यूनाइटेड नेशंस के मेंबर हैं, और इनके एक कॉमन कनेक्टिंग पॉइंट क्या है, दे स्पीक अरब लैंग्वेज। अगर आप अरब नेशनलिज्म की बात करें तो ये 19th सेंचुरी में शुरू हुआ अरब नेशनलिज्म। इसके बारे में एक वर्क है जिस जॉर्ज एंटोनियस का, जो 1938 में पब्लिश किया। जॉर्ज एंटोनियस साहब क्या बोल रहे हैं, इट वॉज at a secret gathering of certain members of Syrian scientific society that the Arab national movement may be said to have uttered its first cry. A poem by one of its members gave it the battle cry, "Arise, ye Arabs, and awake." The poem, viewed as seditious by the Ottoman rulers, did much to foster the national movements in its infancy. यानी कि सीरियन साइंटिफिक सोसाइटी के कुछ मेंबर्स ने मिलके सीक्रेटली गैदर करके पहली क्राई दी अरब नेशनलिज्म की। इनमें से एक मेंबर ने एक पोएम लिखी और बैटल क्राई दी कि अरब्स उठो और अवेक करो। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बैटल क्राई दोगे, इनका जो कॉमन कनेक्टिंग लिंक के था क्या था, इनका कॉमन कनेक्टिंग लिंक था अरब भाषा। लेकिन अगर आप ओटोमन अंपायर की बात करोगे तो ओटोमन अंपायर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो टर्किश लैंग्वेज थी। तो एक तरफ सेंटर में टर्किश लैंग्वेज है और दूसरी तरफ इन सब जगहों पे क्या बोली जा रही है, अरब लैंग्वेज। पर्शियन लैंग्वेज भी बोली जाती थी इनके जो कंट्रोल में इलाका था। लेकिन आप देखोगे कि जो ओटोमन टर्किश लैंग्वेज थी ना, इसमें कुछ मिक्सचर था आपका अरेबिक वर्ड्स का और पर्शियन वर्ड्स का। बट ठीक है, चलिए अभी के लिए आप समझ लीजिए कि लैंग्वेज के आधार पे ये जो बवाल था अरब नेशनलिज्म का, ये शुरू हुआ था। अब आगे देखते हैं कि क्या होगा धीरे धीरे। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो ब्रिटेन था, जो जीता था, ब्रिटेन ने लीग ऑफ अरब स्टेट्स को बनवा के ये बोला कि आप एक काम करो, आप अपने मेंबर स्टेट्स के बीच में रिलेशंस को अच्छा करो, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो, अपने बीच में क्लोज कोलैबोरेशन करो। ठीक है, आप अपनी इंडिपेंडेंस को मानो, सोवरेनिटी को मानो, लेकिन जो भी आपके अफेयर्स हैं, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, उनको एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट में मत आने दो। एक पीसफुल वर्ल्ड के लिए आप अपने ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेस्ट, एस्पिरेशंस को एक दूसरे के साथ हार्मोनाइज और सिंक्रोनाइज करके चलो। ये सब बातें अच्छी अच्छी ब्रिटेन ने बताई इन अरब स्टेट्स वालों को। बट क्या ऐसा हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि जो अरब स्टेट्स हैं, दे आर worn डाउन टू डिसइल्यूजन एंड सिनिसिज्म emanating from what बसाम तिबी हैज कॉल्ड ड्यूलिटी ऑफ वर्ड्स एंड डीड्स। यानी कि ये जो अरब कंट्रीज हैं, ये जो कहती हैं और ये जो करती हैं, इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। और ये पता चलता है हमको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट के थ्रू। यूएनडीपी की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, इसने बहुत साल पहले ये रिपोर्ट कर दिया था कि अरब कंट्रीज में नॉलेज है बहुत कम है, फ्रीडम है जो लोगों की वो बहुत कम है, वुमेन का एम्पावरमेंट ना के बराबर हुआ है। तो ये जो अरब नेशनलिज्म के चलते ये अरब वर्ड बना था, जिसमें ये बेसिक प्रेमाइस रखा गया था कि हाँ भाई ये ग्रो करेगा, आगे बढ़ेगा, ह्यूमन डेवलपमेंट होगा, वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट निकल के आए नहीं है। प्रॉपर रिपोर्ट्स इनके बारे में ये बातें बता रही हैं। फिर आप देखो और क्या क्या प्रॉब्लम्स है। Absence of participatory governance and its institutions, disregard for individual freedoms, and the prevalence of one person rule resulted in what Abdullah Laroy characterized as living in infra-historical rhythm. यानी कि इन देशों में पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस नहीं है, कोई इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, एक डिक्टेटर है और बहुत सारी कंट्री में वही डिक्टेटर राज किए चला जा रहा है। अनइवन प्रोग्रेस है, तो कुछ जगहों पे प्रोग्रेस हुई है, कुछ जगहों पे प्रोग्रेस हुई ही नहीं है। और ये जो इलाका है अरब वर्ल्ड वाला है, बहुत ज्यादा ट्यूमल्टस रहा है। आपको पता है अरब स्प्रिंग आ गई, अर्ली 2010 में बवाल शुरू हो गया। एक सब्जी वाले ने बवाल शुरू कर दिया टूनिसिया में, और पूरे टूनिसिया में जो रूलिंग पर्सन था उसके अगेंस्ट में जंग सी छेड़ दी गई लोगों ने।
टूनिसिया के बाद ये लिबिया पहुंच गया, इजिप्ट पहुंच गया, यमन पहुंच गया, सीरिया पहुंच गया, बहरीन पहुंच गया, और आप देख सकते हो बहुत सारे रूलर्स को डिपोज कर दिया गया। जिने एल एबिदीन बेन अली को डिपोज किया गया, मुअम्मर गद्दाफी को डिपोज किया गया, हुस्नी मुबारक को डिपोज किया गया, अली अब्दुल सलेह को डिस्पोज किया गया। आप समझ सकते हो कि सिविल वॉर सा छिड़ गया इनके यहाँ पे। तो कहीं से भी आप ये नहीं बोल सकते हो कि कोई अरब यूनिटी थी, कोई अरब नेशनलिज्म था, कोई अरब आप कह सकते हो प्रोग्रेसिव थॉट प्रोसेस था। ये सब कहीं ना कहीं जो कुछ सेक्शंस ऑफ लोग थे उन्होंने अपनी बादशाहत स्थापित कर रखी थी, और उस बादशाहत के चलते ये बाकी लोगों को दबा रहे थे। ये तो अरब अपराइजिंग नहीं हमको बता दिया। फिर फाइनली ये डिसाइड किया गया कि देखिए ये जो अरब स्टेट्स हैं ये आपस में उतना ज़्यादा मैनेजमेंट तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये अरब स्टेट्स एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। वो कौन सी जगह है? वो इशू है पैलेस्टीन का इशू। आपको पता है कि पैलेस्टीन के बहुत बड़े इलाके पे इजराइल ने कब्जा कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भले ही ये अरब स्टेट्स यूनिटी ऑफ ओपिनियन नहीं दिखा पाते, एक जगह पे इनका यूनिटी ऑफ स्टेट है कि हाँ भाई पैलेस्टीन को अलग बनाना है, लेकिन पैलेस्टीन को अलग बनाने के लिए आपको काउंटर करना पड़ेगा इजराइल को, और इजराइल को बैक कौन कर रहा है? अमेरिका। तो भैया कई बार इजराइल अमेरिका नहीं, वैसे तो इजराइल को पीछे से अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इजराइल कई बार जंग लड़ चुका है आपका जॉर्डन से, ठीक है, इजिप्ट से। उन जंगों में साफ साफ ये पता चला कि इजराइल विक्टोरियस निकल के आ रहा था। तो अब इजराइल और अमेरिका का जो इतना एग्रेसिव एटीट्यूड था वॉर को लेकर, और उनकी जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटी थी, उसके चलते ये अरब स्टेट्स को कुछ समय बाद समझ में आ गया कि भाई इनसे पंगा एक लिमिट बाद तक तो चल नहीं पाएगा। तो फिर कैंप डेविड अकॉर्ड्स आए, ऑस्लो अकॉर्ड्स आए, फाइनली 2002 का अरब पीस इनिशिएटिव आया, और इस पीस इनिशिएटिव के चलते इन अरब स्टेट्स में और इजराइल के बीच में पीस की सी सिचुएशन बन गई। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे एक डी फैक्टो रिकॉग्निशन था आपका इजराइल का। हालांकि इजराइल को ऑफिशियली कंट्री नहीं माना, वो तो अभी रिसेंटली आपका यूएई ने इजराइल को ऑफिशियल कंट्री मान लिया और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को स्थापित कर लिया, लेकिन पहले माना नहीं गया था। बट कहीं ना कहीं अरब पीस इनिशिएटिव के थ्रू ये तो बोल दिया गया था ना कि भाई इजराइल के साथ अब हम अपनी लड़ाई नहीं करेंगे, साफ साफ चीजें को मतलब शांति से करने की कोशिश करेंगे। 14 रिजर्वेशन के साथ इन्होंने इजराइल को एक्सेप्ट कर लिया। कहीं ना कहीं इन्होंने पैलेस्टीनियन कॉज को बैकग्राउंड में रख दिया और इजराइल के साथ एक मांडवली सी कर ली। क्यों? क्योंकि इनको ये पता चल रहा था कि पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करने के चक्कर में कहीं हम ही नीचे ना चले जाए। इजराइल को हराना इनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा था। तो आप देखोगे कि ये जो फेलियर्स हैं अरब वर्ल्ड के, they judge the system at the individual country and regional levels have an impact on perceptions of the Palestinian problem। देखिए पैलेस्टीन की प्रॉब्लम को ज्यादातर अरब स्टेट्स ने बैकग्राउंड में खींच के रख दिया है। आप देखो जो अरब सेंटर वॉशिंगटन डीसी एंड इट्स अरब ओपिनियन इंडेक्स फॉर 2019-20 published last week concluded that 79% of the respondents felt Palestinian cause concerns all Arabs and not the Palestinian people alone। एक अरब ओपिनियन इंडेक्स कराया जाता है अरब कंट्रीज में, वहां पे जब लोगों ने वोटिंग की तो पता चला 79% ऑफ द लोग बोलते हैं कि पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम केवल पैलेस्टाइन की प्रॉब्लम नहीं, अरब के लोगों की प्रॉब्लम है। ये नंबर 2012-13 में 84% था, अब आ गया है 79%। तो भले ही 2012-13 में से 84% था, अब 79% आ गया है, कुछ घट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अरब कंट्रीज में रहने वाले लोग हैं वो पैलेस्टीनियन कॉज से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, लेकिन जो इनकी लीडरशिप है वो अपने आप को पैलेस्टीनियन कॉज से उतना एसोसिएट नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं वो इजराइल के साथ दोस्ती को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो लोगों का जो थॉट प्रोसेस है उससे अरब, देखिए अरब स्टेट्स के जो कंट्रीज हैं उनके जो लोग हैं वो पैलेस्टीनियन कॉज के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल के साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, पैलेस्टीनियन कॉज से दूर जा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये पता चल रहा है कि इजराइल के साथ एक लिमिट से ज्यादा पंगेबाजी देखिए हो नहीं पाएगी। यहाँ पे एक चीज और निकल के आ रही है और वो है भैया ईरान। देखिए जो थ्रेट है ईरान से वो रियल है। जो सऊदी अरेबिया जैसी कंट्रीज हैं, आपकी यूएई जैसी कंट्रीज हैं, उनके लिए ईरान का थ्रेट बहुत ज्यादा रियल है। कहीं ना कहीं ईरान स्पॉन्सर्ड रीजनल टेररिज्म भी इस रीजन में देखने को मिला है। हेजबुल्ला जैसी, ये जो आपके लेबनान जैसी कंट्रीज है उसमें हेजबुल्ला वाला जो ग्रुप है वो इतना ज्यादा डोमिनेंट हो चुका है कि कभी कभी वो सरकार को भी चैलेंज देने लगता है। तो यहां पे चीजें काफी ज्यादा ट्रिकी हो गई हैं। तो एंड में इस चीज का सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? सॉल्यूशन ये निकल के आता है कि देखिए पीएलओ की जो लीडरशिप है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जो लीडरशिप है अब ये कुछ ना कुछ अकेली नजर आ रही है। टू स्टेट सॉल्यूशन यहां बनता काफी मुश्किल सा लग रहा है। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या? कि भाई इजराइल
और पेलेस्टीन, ये अलग अलग कंट्री होंगी, और जो पेलेस्टीन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। तो एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ पेलेस्टीन बनेगा और बगल में इसराइल होगा और एक साइड पे जॉर्डन होगा। लेकिन प्रॉब्लम अब ये है कि ये जो पेलेस्टीन नाम का इलाका है, इसके अंदर तक घुस के बैठा है इसराइल। बहुत कुछ जगहों पे, लिमिटेड जगहों पे पेलेस्टीनियन पॉकेट्स बचे हैं, और इसराइल जो लैंड को ऑलरेडी ऑक्युपाई कर चुका है, उसके ऊपर उसकी पकड़ आ गई है, उसको वो छोड़ दे, इस चीज के चांसेस बहुत कम है। तो कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई टू स्टेट सॉल्यूशन बन पाएगा। तो ऑथर यहाँ पे एक वन स्टेट सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन की भी बात कर रहा है कि इसराइल और पैलेस्टीनियन दोनों एक हो जाएं, और इसराइल के अंदर ही पैलेस्टीनियन को कुछ ऑटोनॉमस टाइप की टेरिटरी मिल जाए, कुछ इस टाइप का हो जाए तो मजा सा आ जाए, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहा है। ऑथर यहाँ पे हमीद अंसारी साहब, हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति, तो ऑब्वियस सी बात है इनके जो व्यू पॉइंट्स है काफी इंपॉर्टेंट है। अरब स्टेट्स की पॉलिटिक्स आपको काफी हद तक समझ में आ गई थी, कैसे ये ओटोमन एम्पायर से टूटा, कैसे आज की डेट में इनके इनर क्लैशेस सामने निकल के आ रहे हैं, कैसे कुछ लोग अपनी डिक्टेटरशिप को बचाने के लिए लोगों के राइट्स को दबा रहे हैं, कैसे इसराइल के साथ ये लोग किसी तरीके का नेगोशिएशन करके ये पैलेस्टीन के इशू को साइड कर देना चाहते हैं। पैलेस्टीन को आज़ादी दिलाना ज़्यादातर अरब स्टेट्स को पता चल गया कि पॉसिबल है नहीं, और कहीं ना कहीं जो ईरान का रोल है इस पूरे प्ले में, इस पूरे बैकग्राउंड में, उसके चलते भी इन लोग का जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जा रहा है इसराइल की तरफ, क्योंकि ईरान का एक बहुत ही पोटेंशियल, आप कह सकते हो, कॉम्पिटिटर है इसराइल। ईरान इसराइल से थोड़ा घबराता है और इसराइल भी ईरान से थोड़ा घबराता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आउटलाइन ऑफ अ पैंडेमिक फाइट बाय एंड फॉर सिटीजंस विच चेंज पब्लिक बिहेवियर, ऑफिशियल्स नीड टू रिकॉग्नाइज द पोटेंशियल ऑफ अ डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल अप्रोच। देखिए बात यह है कि कोविड-19 के अगेंस्ट जंग चल रही है, और ये जो जंग है ये सिटीजन्स को ही लड़नी है। नोवल कोरोना वायरस को सिटीजन्स को ही हैंडल करना है, और इसके लिए उनके अंदर एक सिविक सेंस आना चाहिए, और कहीं ना कहीं देखिए वो सिविक सेंस आ भी रहा है। ये जो कैलामिटी थी वुहान से शुरू हुई, मिडिल ऑफ जनवरी में ये क्लियर हो गया कि कोई वायरस सा फैल रहा है चाइना में, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने बहुत देर कर दी इसको डिक्लेयर करने में पैंडेमिक। डब्ल्यूएचओ ने 11 मार्च को कोरोना वायरस को एक पैंडेमिक डिक्लेयर किया, उससे पहले डब्ल्यूएचओ ने इसको पैंडेमिक डिक्लेयर किया ही नहीं। और डब्ल्यूएचओ की यहाँ पे जो इनिशियल गलतियां बताई गई हैं वो ये हैं कि डब्ल्यूएचओ ने ये बोल दिया कि भैया देखिए एरोसोल मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है इसमें, यानी कि एयरबॉर्न नहीं है कोरोना वायरस, एरोसोल और आपका हवा के रास्ते से ये कोरोना वायरस नहीं फैल सकता, ड्रॉपलेट के रास्ते से ये कोरोना वायरस नहीं फैल सकता। तो जब डब्ल्यूएचओ से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये टेक्निकल लीड लेगा, डब्ल्यूएचओ कुछ ना कुछ गलत बता रहा था। डब्ल्यूएचओ ने जो बताया वो गलत हुआ। आप देखिए बहुत सारी जगहों पे आपका जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है वो इस एरोसोल या ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन की वजह से ही हुआ है। धीरे धीरे डॉक्टर्स अलग अलग कंट्रीज में अपने आप इन्वॉल्व होंगे। जब डॉक्टर्स इस फील्ड में कूदे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है वो किस रिसर्च की तरफ जाएंगे, वो उस रिसर्च की तरफ जाएंगे उस तरीके की इन्फ्लुएंजा बीमारी जो पहले आई थी और उनके अगेंस्ट जो मेडिकल रिसर्च हुई थी उसमें लोग घुसे। तो बर्ड फ्लू की तरफ गए, एबोला, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, इन सब के अगेंस्ट जो भी लड़ाई हुई थी, जो भी वैक्सीन्स बनी थी, जो भी मेजर्स को डिप्लॉय किया गया था, उन मेजर्स को इन साइंटिस्ट ने पढ़ना शुरू किया। अब यहां पे आप देखोगे कि भैया इन्फोडेमिक्स फैल रहा था। व्हाट इज इन्फोडेमिक? कि भैया एक पैंडेमिक फैल रहा है और पैंडेमिक के साथ इंफॉर्मेशन फैल रही है। जितनी तेजी से पैंडेमिक फैल रहा है उतनी तेजी से इंफॉर्मेशन फैल रही है, और आज के ग्लोबलाइज जमाने में जहां सोशल मीडिया इतना डोमिनेंट है, इंफॉर्मेशन फैलने में समय नहीं लगता। ये इंफॉर्मेशन सही है या गलत है, ये बहुत बड़ी चीज है। तो इन्फोडेमिक में सही इंफॉर्मेशन भी फैल सकती है, गलत इंफॉर्मेशन भी फैल सकती है, और वो गलत इंफॉर्मेशन काफी नुकसान पहुंचा सकती है। तो इसको बोला जाता है इन्फोडेमिक। इन्फोडेमिक के साथ भी डील करने की जरूरत है। बाकी कोरोना वायरस के ये फैलने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराया गया है आपका गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोकने में डिले कर दिया। जो लॉकडाउन के डायनेमिक्स थे वो और खतरनाक हुए भैया, जॉब लॉसेस हुए, माइग्रेंट वर्कर्स का जो मैनेजमेंट था वो सही नहीं हुआ, इकोनॉमी नीचे की तरफ जा रही है। शुरुआत में जो टेस्टिंग हुई, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हुई, वो बहुत गलत थी, और कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द नंबर ऑफ केसेस एंड डेथ्स, यानी ये भी कहा जा रहा है कि केसेस को अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है और डेथ्स को भी अंडर रिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर सारे इल्जाम डाल देना सही नहीं है। कनाडा जैसी कंट्रीज की अगर आप बात करोगे, कनाडा में भी इंटरनेशनल ट्रेवल बहुत है, बहुत टूरिस्ट जाते हैं चाइना से, बट कनाडा ने कहीं ना कहीं अपने कोरोना वायरस के केसेस को कंट्रोल में कर लिया है। उसके लिए जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता है लोगों को। हम लोग टेक्नोक्रेट्स, हेल्थ के जो एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ उनके प्रोडिक्शंस पे नहीं चल सकते।
कहीं ना कहीं अगर आप बात करो नोवल कोरोना वायरस की, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि नोवल कोरोना वायरस इंडिया में पीक कर रहा है, बट कहीं ना कहीं अभी भी हम पीक होने से बहुत दूर हैं और अभी भी इंडिया में एपिडेमिक का जो कर्व है वो फ्लैटन होता नजर नहीं आ रहा है। तो भैया टेस्टिंग स्ट्रेटजी को अभी भी इंप्रूव करने की जरूरत है, डेथ्स को प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट करने की अभी भी जरूरत है, केस लोड, रिकवरी लोड, इन सब के ऊपर जो भी रिपोर्टिंग है उसको चेंज करना सही नहीं है। और खास बात दोस्तों ये कि हमें खुद इस बात पे ध्यान रखना होगा कि वायरस हमसे दूर रहे, इसकी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। गवर्नमेंट मदद कर सकती है, बट गवर्नमेंट की जो लिमिट है, मतलब गवर्नमेंट का जो एफर्ट है वो लिमिटेड है। अभी गवर्नमेंट 130 करोड़ इंडियंस के लिए क्या क्या करेगी? कहीं ना कहीं इन 130 करोड़ इंडिविजुअल्स को अपने आप चीजों को उठाना है। ओके, गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ पे हम लोग अपने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए क्या कर सकते हैं भाई? मास्क वेयरिंग। देखिए, मास्क वेयरिंग फिनोमिना केवल कोविड-19 के उसमें नहीं है। जिन लोगों को ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, उनको भी डॉक्टर्स कहते हैं कि भैया आप मास्क पहनो, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस वाले जब पेशेंट खांसते हैं तो वो अपनी खांसी के थ्रू टीबी बैक्टीरिया बाहर फेंकते हैं, और ये बैक्टीरिया अगर किसी और को लग गया तो उसको नुकसान हो सकता है। ओके, तो आज की डेट में आप देख रहे हो कि जो मास्क का यूज है ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल हो चुका है। पहले भी डॉक्टर्स ने कई बार बोला है टीबी पेशेंट्स को कि मास्क पहन के खांसो, बट उस समय पे लोगों ने ज्यादा ध्यान दिया नहीं इस चीज के ऊपर। आज की डेट में जो लोग गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पुलिस उनकी चेकिंग करती है तो वो केवल हेलमेट की चेकिंग नहीं करती, वो ये भी देखती है कि उन्होंने फेस मास्क पहना है कि नहीं पहना है। कहीं ना कहीं हमने खांसी की, कफ करने की जो अपनी आदतें उनको बदल लिया है। शुरू में कहीं पे भी हम अपना गला साफ करके थूकने लगते थे, अब वो नहीं होता है। शुरू में कोई गाड़ी चला रहा है, गाड़ी का शीशा खोला, थूक दिया नीचे, ये सब चीजें अब बंद हो गई। कहीं ना कहीं लोग खुद समझ रहे हैं कि ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। कहीं हम बाहर जाते हैं कुछ काम करने के लिए, वापस आते हैं तो जो हमारी बॉडी के एक्सपोज्ड लॉक हैं उनको हम धोते हैं आके फर्नीचर पे बैठने से पहले। हम लोग सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। सैनिटाइजर्स बहुत सारे लोगों के लिए एक्सपेंसिव हैं, बट फिर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कोविड-19 के लिए लड़ने के लिए ये सारी चीजें जो आ रही हैं, हैंड वॉशिंग, मास्क पहनना, हाथों को धोना, ये सब चीजें केवल कोविड-19 को ही नहीं रोकेंगी, ये बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज को रोकेंगी, जैसे डायरिया को रोकेंगी, डिसेंट्री, जॉन्डिस, टाइफॉइड, कॉलेरा। कहीं ना कहीं नोवल कोरोना वायरस ने हमको जीने का तरीका सिखाया है। अब आप देखोगे कि कहीं पे भीड़ लगती है तो लोग अवॉइड करते हैं, शॉपिंग मॉल नहीं जा रहे लोग, शादियों में नहीं जा रहे। अगर लाइन लगती है किसी भी चीज की तो उस लाइन में लोग थोड़ा दूर दूर खड़ा होना सीख गए, बिल्कुल चिपक के खड़े नहीं होते। ठीक है, तो फिजिकल डिस्टेंसिंग एक सोशल बिहेवियर की तरह हमारे सामने आया है। क्राउडिंग अवॉइड कर रहे हैं लोग, फेस्टिवल प्रोसेशंस अवॉइड कर रहे हैं, एयर कंडीशन मॉल्स अवॉइड कर रहे हैं, ये सब चीजें कहीं ना कहीं अवॉइड हो रही हैं। ओके, धीरे धीरे हो सकता है कि हॉलीडेज भी शुरू हो जाए, टूरिज्म भी शुरू हो जाए, हालांकि अभी शुरू नहीं है। वर्शिप के प्लेसेस इस समय के लिए बंद है, लेकिन अब देखिए कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स, बहुत सारे ऐसे भी इंडिविजुअल्स हैं जो प्रॉपर तरीके से चीजों को फॉलो नहीं कर रहे। तो ओवरऑल सोशल ग्रुप्स और नेबरहुड्स को एक कंसोलिडेटेड तरीके से चीजों को फॉलो करने की जरूरत है। जो नहीं फॉलो कर रहा है उसके नेबर को उसको बताने की जरूरत है कि भाई तुम ये फॉलो करो, ये जरूरी है, दिस इज मैंडेटरी। अब यहाँ पे बहुत सारे कम्युनिटी इनिशिएटिव्स काम आ जाते हैं। लोकल लेवल पे, रूरल इलाके में जो पंचायत हैं और अर्बन जो लोकल बॉडीज हैं, वहां पे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो निकल के लोगों को बताएं कि भाई जरूरी है कि आप सारे के सारे जो हेल्थ प्रोटोकॉल्स हैं इनको फॉलो करें। तो अगर कोई बिना मास्क के चल रहा है तो उसको समझाओ भाई कि मास्क पहनो, ग्लव्स पहनो, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। ग्राउंड रियलिटी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। और ओवरसीज एक्सपीरियंस से समझना, वो कंट्रीज जो बहुत हद तक कोरोना वायरस को हरा पाई हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें अपने स्मार्टफोन से, वेब कनेक्टिविटी से मिल रही है। बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जैसे आरोग्य सेतु ऐप, जो हमको बता देती है कि हम खतरे से कितना दूर हैं, कितना पास हैं। केरला की बात करिए तो केरला में 45,000 रजिस्टर्ड कम्युनिटी वॉलंटियर्स हैं जो बहुत सारे तरीके से लोगों की मदद कर रहे हैं कोरोना वायरस से लड़ने में। तो एयरपोर्ट पे स्क्रीनिंग कर रहे हैं, रेलवे स्टेशन पे, बस टर्मिनल्स पे चेकिंग हो रही है, टेम्परेचर चेक किए जाते हैं, अगर किसी को कोरोना वायरस निकला तो उसकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में लोग इन्वॉल्व हैं। तो हर जगह पे अपने अपने तरीके से चीजें चल रही हैं। जैसे ओडिशा में जो गांव उन्नयन समितिज हैं वो इन्वॉल्व हैं, आंध्र प्रदेश में जो हेल्थ लिंक वर्कर्स हैं वार्ड लेवल पे वो इन्वॉल्व हैं, ये सब लोग इन्वॉल्व हैं। कहीं ना कहीं एक प्रॉपर अप्रोच लेके चलनी है उन लोगों की तरफ जो बूढ़े हैं, उन लोगों की तरफ जो कैंसर से पीड़ित हैं, उन लोगों की तरफ जो किसी और बीमारी से पीड़ित हैं। तो अगर वो किसी और बीमारी से पीड़ित है, मान लीजिए साइनस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको हार्ट डिजीज है, कोई नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, उस केस में अगर आपको कोरोना वायरस लग जाता है तो भैया
आपके मॉर्बिडिटी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों पे एक स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है, इनको रिवर्स क्वारंटीन करने की ज़रूरत है। रिवर्स क्वारंटीन क्या होता है? आपको कोरोना वायरस हुआ तब आप क्वारंटीन हुए, आप किसी कोरोना वायरस वाले पर्सन के टच में आए तब आप क्वारंटीन हुए। अगर आपको प्रॉब्लम है, आप बूढ़े हो, आपको कोई बीमारी है, इन कैट केस आप खुद ही क्वारंटीन हो जाओ। आपको कुछ नहीं है तो भी क्वारंटीन हो जाओ, इसको बोला जाएगा रिवर्स क्वारंटीन। इससे आप अपनी बीमारी को बचा सकते हो। अच्छी बात यह है कि जो कोरोना वायरस का केसेस का इंडिया में आना है ये अब बंद हो चुका है। जो इंपोर्ट ऑफ कोरोना वायरस केसेस है ये बंद है, चूंकि इंटरनेशनल ट्रेवल ऑलमोस्ट इंडिया में बंद है, बाहर से लोग ज्यादा इंडिया में आ नहीं रहे हैं। तो अब जो चीज फैल रही है इंडिया में वो किसके थ्रू फैल रही है? वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन के थ्रू ही फैल रही है। जो लोगों को हो गया इंडिया में वही आपस में इस वायरस को फैला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बाहर से आने वाले केसेस को रोक के हमने अपनी जो इनर कैपेबिलिटी है इस वायरस को टैकल करने की, इसको कुछ हद तक प्रैक्टिकेबल कर दिया। यानी बाहर से वायरस अंदर नहीं आ रहा है, तो कम्युनिटी लेवल पे जो वायरस फैल रहा है उसको रोकने के लिए हम लोग अपने इंटरनल कम्युनिटी और सोशल जो ग्रुपिंग है उसको स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि कोरोना वायरस से कंसोलिडेटेड तरीके से लड़ा जा सके। अब देखिए इस आर्टिकल में जो सारी बातें थी पहले कहीं ना कहीं करी गई हैं, एक तरीके से रिपीटिंग हुआ है। आगे बात करते हैं क्राइसिस इन कॉकेसस ऑन आर्मेनिया, अजरबैजान एंड नगोर्नो काराबाख। एक नक्शा मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, ये आपको नजर ना आ रहा है मैप। अगर आप ऑरेंज वाला पोर्शन देखोगे तो आपको नजर आएगा अजरबैजान का इलाका, और जो ब्लैक वाला पोर्शन है वो आर्मेनिया का इलाका है। लेकिन इसमें भी ये वाला जो इलाका है ये आर्मेनिया के कंट्रोल में, और ये जो इलाका है नगोर्नो काराबाख का, ये भाई रेबल्स के कंट्रोल में है। और इन रेबल्स को सपोर्ट कौन करता है? इन रेबल्स को सपोर्ट करता है आर्मेनिया। तो इसीलिए इस नगोर्नो काराबाख वाले इलाके में हो रही है लड़ाई। ठीक है, ये जो ऑनगोइंग फाइट है यहाँ पे 3 प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो अजरबैजान इन्वॉल्व है, एक आर्मेनिया इन्वॉल्व है, और एक आर्मेनियन रेबल्स इन्वॉल्व है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो नगोर्नो काराबाख वाला रीजन है यहाँ पे रेबल्स बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। पिछले वीक कुछ अच्छा हुआ था कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में एक सीज फायर से बनता नजर आया, लेकिन फिर से ब्लेम गेम शुरू हुआ, फिर से लड़ाई शुरू हुई, और जो भी सीज फायर हुआ था वो सीज फायर हो गया बंद। अब अगर आप इस इलाके की हिस्ट्री को देखो तो हिस्ट्री कुछ इस इलाके की ऐसी कि 1988 में जो सोवियत की पावर है वो कम हो रही थी। तो ये नगोर्नो काराबाख वाला जो रीजन था यहाँ पे एक रीजनल असेंबली थी। एक्चुअली में इस नगोर्नो काराबाख वाले रीजन की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो अर्मेनियम है। तो यहाँ की जो असेंबली थी उस असेंबली ने बोला कि हम आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं। अभी जैसे ही अजरबैजान को ये पता चला कि असेंबली बोल रही है हम आर्मेनिया के साथ मिलना चाहते हैं, अजरबैजान को आ गया गुस्सा। अजरबैजान ने बोला कि नहीं, ये जो नगोर्नो काराबाख वाला रीजन है ये हमारा है। फास्ट फॉरवर्ड 3 साल, 1991 में हो गया सोवियत का डिसइंटीग्रेशन। अभी जैसे ही सोवियत का डिसइंटीग्रेशन हुआ इस इलाके के ऊपर एक प्रॉपर जंग छिड़ गई आर्मेनिया की और अजरबैजान की। जो रेबल्स थे इस नगोर्नो काराबाख वाले इलाके में वो पूरी तरीके से आर्मेनियन एथनिसिटी के थे, तो वो आर्मेनिया को सपोर्ट कर रहे थे। ये जो इलाका है आपका नगोर्नो काराबाख का, ये लार्जली माउंटेनियस और फॉरेस्टेड इलाका है। 1994 में यहाँ पे सीज फायर हो गया, तो आप कह सकते हो 1991 से लेके 1994 तक यहाँ पे लड़ाई चली है। और 1994 के बाद जो रेबल्स थे उन रेबल्स का इस इलाके पे कंट्रोल हो गया, नगोर्नो काराबाख इलाके पे। नगोर्नो काराबाख में जो रेबल्स हैं इनको बैकग्राउंड सपोर्ट देता है आर्मेनिया और रशिया। तो कहीं ना कहीं आर्मेनिया और रशिया की चलती है इस इलाके में। अब अभी का जो क्लैश है वो इतना खतरनाक इसलिए हो जाता है क्योंकि अजरबैजान को सपोर्ट मिल रहा है एक और मेजर प्लेयर का, टर्की, और आर्मेनिया के वेस्ट साइड पे जो कंट्री है वो है टर्की। तो कहीं ना कहीं आर्मेनिया दो साइड से दुश्मन से घिरा हुआ नजर आ रहा है। ईस्ट में ये अजरबैजान है और वेस्ट में आप कह सकते हो टर्की है। यहां पे अगर आप बात करो तो अजरबैजान ओटोमन अंपायर के समय पे ओटोमन अंपायर का एक एलाई था, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे एक हिस्टोरिकल लिंक बनता है। और रेसिप तैयब अर्डोगन जो आज की डेट में अपने आप को एक खलीफा की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका एक नेचुरल एलाई बन जाता है अजरबैजान। तो यहाँ टर्की बिल्कुल ओपन सपोर्ट दे रहा है अजरबैजान को। तो अजरबैजान की हिम्मत इसलिए मिली हुई है क्योंकि टर्की इसको सपोर्ट दे रहा है, और अजरबैजान को ऐसा लगता है कि चूंकि टर्की नाटो का मेंबर है तो अगर टर्की के अगेंस्ट कुछ होता है तो सारी नाटो की कंट्रीज यहाँ पे प्ले में आ जाएंगी। आर्मेनिया यहां पे क्या बोल रहा है? आर्मेनिया बोल रहा है कि देखिए हमने कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को साइन किया, और कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके आर्टिकल 4 के अंदर कि कल की डेट में अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो रशिया हमारी मदद के लिए आएगा। या रशिया की बात करो दोस्तों तो रशिया ऑलरेडी
सीरिया, यूक्रेन और लिबिया बहुत सारे फ्रंट खोल रखे हैं रशिया ने। तो रशिया एक नया फ्रंट खोलना नहीं चाहता, रशिया कहीं ना कहीं यहाँ पे निगोशिएटेड सेटलमेंट चाहता है। बट ऑथर यहाँ पे ये बोल रहा है कि रशिया एक लिमिट तक ही शांत बैठेगा। अगर टर्की और अजरबैजान खुले मतलब बिल्कुल ही ओपनली चैलेंज करने लगेंगे रशिया को, तो एक समय के बाद रशिया को भी गुस्सा आ जाएगा, और अगर उसको गुस्सा आ गया तो वो ऑटोमेटिकली इस आर्मेनिया वाले डिस्प्यूट में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहां पे इस समय मॉस्को थोड़ी कह सकते हो ना कि एक ऐसा थॉट प्रोसेस दिखा रहा है जहां पे वो चाहता है कि पीसफुली चीजें हो जाएं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अजरबैजान और टर्की आर्मेनिया और रशिया को यहाँ पे कमजोर समझ ले। कहीं ना कहीं टर्की और अजरबैजान को यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सोच के चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर टर्की और अजरबैजान ज्यादा फ्यूल करेंगे कॉन्फ्लिक्ट को, तो कहीं ना कहीं रशिया की एंट्री हो ही जाएगी इस आर्मेनिया वाले थिएटर में। तो तुरंत यहाँ पे सीज फायर हो जाए। ये जो कैराबैक रेबल्स है नगोर्नो काराबाक में, और जो अजरबैजान आर्मेनिया है, कहीं ना कहीं इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो चीजों को पीसफुल तरीके से आगे लेके जाए। नेक्स्ट आर्टिकल है स्लिम स्टिमुलस। रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट किए हैं, जिस अनाउंसमेंट के चलते पैंडेमिक के दौरान लोगों की जेब से खर्चा ज्यादा हो, इस चीज को यहाँ पे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है सरकार। सरकार कैसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है? देखिए, एलटीसी अलाउंसेस मिलते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। अभी एलटीसी अलाउंसेस को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज घूमने के लिए तो अभी इस्तेमाल कर नहीं सकते। तो यहाँ पे एक तरीके से इनडायरेक्ट ऑप्शन दे रही है सरकार कि चलिए ठीक है, एलटीसी अलायंस को आप घूमने के लिए नहीं यूज कर पा रहे हो, तो कुछ कंडीशंस के साथ आप इसको नॉन ट्रेवल चीजों में इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे दोस्तों कि ये बोला गया है कि एलटीसी अलाउंसेस के चलते गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तरफ से आप कह सकते हो कि 73,000 करोड़ की डिमांड आ सकती है इकोनॉमी में। और अगर इस एलटीसी वाली फैसिलिटी को प्राइवेट सेक्टर में हम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो पूरे इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपए तक का पैसा पंप इन हो सकता है। कैसे पंप इन हो सकता है? सरकार का यह बोलना है कि जब लॉकडाउन लगा तो लोगों की जेब से पैसा खत्म नहीं हुआ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी तो आई रही थी। सरकार को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से काफी परेशानी होती है। सरकार का बस चले तो 1 किलो चावल और दाल दे दे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को और बोल दे कि तुम अपना देखो। और ऐसा है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अगर आप व्यू पॉइंट को देखोगे ना, तो उनके लिए ये होता है कि नहीं भाई, जो बीजेपी की सरकार है वो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेटरी है, और जो कांग्रेस की सरकार है वो प्रो गवर्नमेंट होती है। जब आप खुद गवर्नमेंट में घुसोगे तो आपको ये चीज पता चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट में। खैर, अभी तो आप तैयारी कर रहे हो तो वो एक अलग चीज है। तो सरकार की यहाँ पे कोशिश है कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है जिनकी जेब में पैसा इतने समय से बच रहा है, कहीं ना कहीं इनकी जेब से ये पैसा निकाला जाए। अभी पैसे को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं कि ये जो एलटीसी पर्क्स हैं, ये सरकार कोशिश कर रही है कि ये जो लोग हैं ये नॉन ट्रेवल चीजों में इनको लगा सकते हो। देखिए, लिंकिंग एलटीसी पर्क्स ऑफ गवर्नमेंट स्टाफ्स हु हैव नॉट अवेल्ड देम येट ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड ट्रेवल ड्यू टू पैंडेमिक ड्यू टू स्पेंडिंग ऑन नॉन ट्रेवल आइटम्स इज एन इनोवेटिवनेस। यानी कि एलटीसी पर्क्स को नॉन ट्रेवल आइटम्स में यहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है यूज कर सकते हैं। बट प्रॉब्लम दोस्तों ये है कि एलटीसी पर्क्स को यहाँ पे यूटिलाइज करने के लिए एलटीसी में जो उनके रिटर्न टिकट फेयर्स है ना, उन फेयर्स का 3 गुना उनको स्पेंड करना पड़ेगा उन गुड्स और सर्विसेज को खरीद करने में जो 12% जीएसटी पे कर सकते हैं। तो वो जीएसटी रजिस्टर्ड वेंडर्स से आपको सामान खरीदना है, उन वेंडर से सामान खरीदना जो जीएसटी रजिस्टर्ड है, प्लस वो सामान खरीदने जिसपे कम से कम 12% का जीएसटी भरा गया है, प्लस एलटीसी के अंदर जो आपका एयर फेयर होता है, यानी आप कहीं गए, घर गए या कहीं घूमने गए, मान लीजिए अंडमान एंड निकोबार गए, तो आप फ्लाइट से गए और फ्लाइट से वापस आए, तो इस रिटर्न एयर फेयर का जो आपका खर्चा है उसका 4 गुना खर्चा। तो मान लीजिए आपकी 4 की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे, और सबका रिटर्न एयर फेयर पर पर्सन निकल के आ रहा है 10,000 रुपए। ठीक है, सॉरी, इस तरीके से मानिए कि मुंबई से अंडमान गए, एक साइड का फ्लाइट टिकट 8,000, 8 × 2 16,000। तो रिटर्न एयरफेयर टिकट कितना हो गया? एक का 16,000, 4 मेंबर्स हैं तो कितना हो गया? 64,000। 64,000 का 3 गुना कितना हो गया? 1,92,000। तो 1,92,000 की गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीदोगे तो ये जो एलटीसी वाला बेनिफिट है ये आप नॉन ट्रेवल पर्पसेस के लिए यूटिलाइज कर लोगे। यहां पे लगता नहीं कि ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इस चीज को लेने वाले हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को, या जो भी लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं इस समय पे, वो अपनी सेविंग्स को बढ़ाने के लिए डिस्क्रेशनरी स्पेंडिंग को अवॉइड कर रहे हैं। उनको पता नहीं है आगे आने वाले इकोनॉमी में क्या होने वाला है, तो वो सेविंग्स कर रहे हैं, अकाउंट में अपना पैसा जमा कर रहे हैं, पैसे को खर्च नहीं कर रहे हैं। उनके लिए जो स्कीम है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नजर आ रही है, क्योंकि एलटीसी में क्या होता है, जब आप घूमने जाते हो
तो कुछ हद तक जो आपके घूमने फिरने का खर्चा है वो सरकार दे देती है। ये एक्चुअली में आपका जो आने जाने के एयर टिकट्स होते हैं वो सरकार देती है। इन एयर टिकट्स को अगर आपको कैश फॉर्मेट में लेना है तो आप क्या कर सकते हो कि अभी के लिए 3 गुना पैसा खत्म करो इन एयर टिकट्स के, और वो 3 गुना पैसा आप खत्म करोगे तो ये जो एयर टिकट्स वाला जो अमाउंट है वो आपको वापस मिल जाएगा। इसमें कुछ एक ट्रिकी सा आप कह सकते हो कि कैलकुलेशन मेथडोलॉजी, उसको समझने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो सरकार कर रही है कि भैया जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं इनको अलग से ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ये बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को पसंद नहीं आ रहे हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को थोड़े से महंगे लग रहे हैं। उसके बाद देखिए सरकार जो ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो निकल के आ रहा है 4.12 लाख करोड़। अभी रिसेंटली कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 25,000 करोड़ से बढ़ाया गया। तो ये बोला जा रहा है कि सरकार 4.12 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी। लेकिन बात ये कि नए कैपिटल प्रोजेक्ट्स आप खर्च कर ही नहीं सकते हो, इस समय पे कोई नया प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा है। ठीक है, कोई भी नया बिजनेस पर्सन इन्वॉल्व होना ही नहीं चाह रहा है। तो जो बजटेड कैपेक्स है 4.12 लाख करोड़ का इस साल में, उसमें से केवल 1.34 लाख करोड़ ही खत्म हुआ है। तो जितना भी कैपिटल सेक्टर में खर्चा करने के लिए सरकार ने साइड में रखा, पूरा खर्चा हो नहीं रहा है। दूसरी चीज, 12,000 करोड़ रुपए का एक बूस्ट देने की बात की गई यहाँ पे स्टेट्स को, जहां पे मैंने आपको बताया था कि 2,500 करोड़ रुपए बांटे जाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में। बचे हुए 7,500 करोड़ पूरे देश में बांटे जाएंगे। जिस हिसाब से फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन के हिसाब से जनरल बजट में पैसा बांटा जाता है, वैसे ही 7,500 करोड़ बांटा जाएगा। और फाइनली जो बचा हुआ 2,000 करोड़ है वो खत्म किया जाएगा आत्मनिर्भर भारत के अंदर। जो 4 पॉलिसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनमें से 3 जिस जिस स्टेट ने फॉलो किए उनको दिया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पे 2,000 करोड़ रुपए को कैसे बांटा जाएगा, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, ये जो 12,000 करोड़ रुपए का जो सम है ये कोई बहुत बड़ा सम है नहीं, ये बहुत आसानी से खर्च हो जाएगा। तो भले ही स्टेट्स ने जो भी पैसा ले रखा है, डेप्ट ले रखा है, वो डेप्ट इस 12,000 करोड़ से चुका सकते हैं, बट ओवरऑल ये 12,000 करोड़ जब देश के सारे स्टेट्स में बांटा जाएगा तो पर स्टेट जो पैसा आएगा बहुत कम आएगा, और स्टेट की स्पेंडिंग के हिसाब से जो पैसा पहुंचेगा वो बहुत ही मिनिमल होगा। उसके पहुंचने ना पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पे ऑथर बस यही बता रहे हैं कि ये जो सरकार अलग अलग छोटे मोटे तरीके लाके स्पेंडिंग को बढ़ाने की कोशिश कर रही, इससे होने वाला कुछ नहीं है। आप जितना ज्यादा डिले करोगे पैसे को खत्म करने में, उतनी ही इकोनॉमी और नीचे जाएगी। यहां पे सरकार को एक बात पे बहुत समय से इकोनॉमिस्ट क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सरकार खर्चा नहीं कर रही है, सरकार अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को लूज नहीं कर रही। मॉनेटरी पॉलिसी तो खैर आरबीआई बनाती है, बट आरबीआई पे भी सरकार का ही कंट्रोल समझ लीजिए अभी के लिए। तो सरकार पैसा ज्यादा खत्म नहीं कर रही, पैसे को बचा के रख रही है। स्पेंडिंग सरकार की तरफ से ज्यादा नहीं हो रही है, और कहीं ना कहीं इकोनॉमी को पुश देने के लिए स्पेंडिंग की जरूरत है। तो सरकार अल्टरनेटिव तरीके से लोगों की जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रही है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जेब से पैसा निकालने की कोशिश कर रही है, बट वो खुद पैसा नहीं खत्म करना चाहते हैं। तो जितना ज्यादा वो पैसे को खत्म करने में डिले करेंगे, इकोनॉमिक पुश देने में डिले करेंगे, उतना ही ज्यादा इकोनॉमी नीचे जाएगी। ये ऑथर बोल रहा है इस आर्टिकल में। तो आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। गुड बाय।